अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकीबानी। तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी को आज हिरासत में अडियाला जेल के बाहर से लिया गया और इसलिए किया गया था कि गुज़िश्ता रोज उनकी एक तल्ख कलामी हुई थी जेल इंतजामिया से, लेकिन अब से कुछ देर पहले उनको रिहा भी कर दिया गया है। दूसरी जानिब कल 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यौम स्याह की कॉल दे रखी है और वो 1 साल 2024 के आम इंतखाबात मुकम्मल होने पर किया गया है। लाहौर में मीनारे पाकिस्तान पे जलसे के लिए उनको जगह नहीं दी गई, जबकि स्वाबी में कहा गया है कि एक बड़ा जलसा मुनक्किद किया जाएगा, लेकिन किसी किस्म की कोई इंतशार का या टकराव का कोई इरादा नहीं रखती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। दीगर मामलात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अपोजिशन की जमातों से मुलाकात हुई, उसके बाद वजीर आजम भी मौलाना फजल रहमान साहब से मिलने पहुंच गए। ये क्या मामलात हैं, इन तमाम पर बात करने के लिए इन फोकस है सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शेख साहब, पहले तो फैसल चौधरी साहब के मामलात पर जानना चाहूंगी, ये क्या हुआ कि पहले उनको बड़ी सुना था कि भारी नफरी जो है वो रावलपिंडी की आ गई है और उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया, फिर उसके बाद उनको रिहा कर दिया गया और उनको पहले भी मिलने नहीं दिया गया था, तो ये अब मुलाकातों पे सडनली वकला के ऊपर क्यों आ रहा है? देखिए, ये इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है। अब आप ये देखें कि फैसल चौधरी कौन सा कोई ऐसा बड़ा दहशतगर्द है कि जिसको पकड़ने के लिए पिंडी से भारी नफरी आ जाएगी। ही इज अ लॉयर और काउंसिल खान साहब की और रेगुलरली अंदर आता जाता है। कल भी इसी किस्म का कोई एपिसोड हुआ जब फैसल को रोका गया और उस पर उसने बर्मी का भी इजहार किया और उसी को बहाना बना के ये जो भारी नफरी, वो लॉयर है, वो लॉयर को कितनी देर तक अंदर रख सकते हैं इस किस्म के ज़ईफ और कमजोर किस्म के FIR में। सुना FIR भी कोई दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे ये अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार करते हैं, अपनी कमजोरी का इजहार करते हैं, अपनी बेचैनी का इजहार करते हैं कि जो उनका लीगल राइट है और उसमें एक मुलाकात करने से फैसल चौधरी ने बाहर कौन सा कोई ऐसा इनकलाब बर्पा कर देना है, वो उनकी लीगल साइड को देखते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो पिक एंड चूज है मुलाकातों के हवाले से, जो क्लियर करना अनक्लियर करना फॉर द लिस्ट, पिछले 3-4 महीने से हमारे सियासी जो लोग हैं उनकी मुलाकातें बंद की हुई है, नहीं मिलने दे रहे हैं। वो जो कोर्ट रूम के अंदर जो को एक्यूज्ड है वो या कोई वकील अपने साथ किसी को ले जाता है या कोई जेलर को अप्रोच कर लेता है या कोई और सिफारिश करा लेता है, वो अंदर चला जाता है। हमारी रेगुलर मुलाकातें तो बंद है जी 4-5 महीने से, जिसकी वजह से हमारे काफी सारे मिसकम्युनिकेशन भी हो रहे हैं और हमारे कामों का बहुत सारा वो भी हो रहा है। मे बी यही इनका डिजाइन है कि अपनी मर्जी के लोगों को मिलने दिया जाए और बाकी न मिलने दिया जाए, और कौन ज्यादा लीथल है और कौन ज्यादा लीथल नहीं है। तो दे आर जस्ट प्लेइंग लाइक दैट, व्हिच इज एक्चुअली अनफॉर्चुनेट, वेरी सैड। अली अमीन गड्डापुर साहब की भी मुलाकात नहीं हो सकी थी, उन्होंने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए मूव किया है जी, बिकॉज वो पहले भी जब मिले थे तो वो अदालती हुक्म पे मिले थे, उनको मिलने नहीं दे रहे थे। अब आज से 2 दिन पहले उनकी मुलाकात तय थी, वो वहां जो है उसके लिए बड़ी कोशिश करते रहे, मगर जब उन्हें नहीं क्लियर किया गया मिलने के लिए एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रोविंस को, तो उन्होंने फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मूव कर दी है पेशावर हाई कोर्ट में। ये हमारे पास एवेन्यूज मौजूद हैं और हम इन लीगल उसको इस्तेमाल करते रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंडेम करती है कि इमरान खान के वकीलों को जो है उन पे केसेस किए जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उन्हें तंग किया जाए। वो आप रख तो सकते नहीं है किसी को अंदर ज्यादा देर तक वकील को, तो फिर ऐसे खामखा तमाशा बनाना वहां पे लोगों को पता नहीं है क्या साबित करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। शेख साहब, आपकी जानिब से एक बयान भी आया था जिसमें तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब की हेल्थ के हवाले से तशवीश का आपने इजहार किया है, तो क्या कोई आप लोगों को खबर मिली है कि वो अनवेल हैं? देखिए, नहीं, कोई खबर नहीं। ऐसे हुआ कि एक अखबार ने, एक्चुअली जंग अखबार ने, मैं नाम ले देता हूँ, उन्होंने एक खबर चलाई और ये पुरानी अखबार है, ये पुराने लोग हैं, बड़ा ग्रुप है, और उसमें जराए से उन्होंने ये खबर चला दी। अब हमारी मुलाकातें तो अंदर बंद है, उन्होंने उसमें गलत बयानी की है। उन्होंने कहा जी कि हार्ट रेट और ये वो, उस पर फिर फौरी पार्टी ने रिएक्ट किया और उसमें मैंने खुद रिएक्ट किया कि भाई अगर ये मामलात हैं तो बिल्कुल फौरी हमारे मॉलेज की एक्सेस दी जाए और ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हम ज्यादती कर रहे हैं। हमने अपनी कंसर्न्स का इजहार किया, ऑफिशियली किया, हमने खुद, मैंने किया। मगर आज फिर कल रात ही मेरी बात हो गई जो है वो लेट नाइट
अलीमा खान साहिबा से जो उनकी हमशीरा है और बाकी फैमिली मेंबर्स जो जाते हैं, फिर सलमान अकबर राजा साहब कल मिले एंड दे टोल्ड मी कि ये बिल्कुल गलत है, ये झूठ है। इमरान खान साहब को हार्ट का और शुगर का या ब्लड प्रेशर का कोई ऐसा इशू नहीं है, ही इज एज एनर्जेटिक एंड एज यंग एज एवर। और उन्होंने ये कहा कि ये बिल्कुल गलत है। तो फिर मैंने आज उसको आप देखा होगा आपने कि मैंने प्रेस रिलीज इशू की कि ये गलत है, ये मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा का अगर कोई मीडिया आउटलेट हिस्सा बन रहा है तो हम उन्हें अर्ज करेंगे कि आप ऐसे न करें। ये क्या साबित करना चाहते हैं कि झूठी खबरें लगा के ये बताना चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो बहुत बीमार है, नहीफ हो गए, और ये किस मंसूबे के तहत लेके जा रहे हैं। तो उस पर हमने बड़ी क्लैरिटी से आज सुबह से उसको जैसे ही उनकी हमशीरा, उनकी फैमिली मेंबर्स जो अंदर जाते हैं और जो वकला अंदर जाते हैं, जैसे ही उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है खान साहब, तो बिल्कुल हमने फिर इसकी वो किया है, लोगों को मना किया है कि मीडिया हाउसेस बगैर तहकीक के मत किसी मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनेंगे, नामुनासिब बात है। ओके शेख साहब, अब कल की तरफ आते हैं। जो 8 फरवरी का पूरा आप लोगों ने एहतजाज प्लान किया है, लाहौर में तो आप लोगों को इजाजत नहीं दी गई, तो अब ये सिर्फ जलसा स्वाबी तक ही रहेगा और क्या दीगर जगहों से व्हाट इज द एक्चुअल प्लान? अपनी अपनी जगह पर सबने एहतजाज करना है? स्वाबी जलसा बेसिकली केपी का जलसा है, वो कोई पूरे पाकिस्तान का जलसा नहीं है। मगर ये है कि जो हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब के, जो स्वाबी क्योंकि बॉर्डर पे है, उसमें नॉर्थ का रीजन है और इस्लामाबाद है रीजन जो है, इन दोनों को कहा गया है कि आप चलें और स्वाबी वालों को ज्वाइन कर लें। बाकी पंजाब के 3 रीजन्स के MNAs MPAs जितना पॉसिबल है हिम्मत करके सारे निकलें, जितनी हिम्मत कर सकते हैं, और अपने अपने हलकों में एहतजाज करें। सिंध वालों को भी यही कहा गया है, बलूचिस्तान को भी। आप देखें बलूचिस्तान में कोयटा में हमारे सदर को अंदर कर दिया उन्होंने 3 MPO के तहत, तो साथ हबीबुल्लाह को अंदर कर दिया, जैन खिलजी को 1 महीने के लिए अंदर कर दिया। बदतरीन क्रैकडाउन है। कल परसों से मेरे आजादी हल्के के अंदर मेरे कजन जो मेरे गैर मौजूद भी हल्का संभालते हैं, मेरे काउंसलर्स, PTI के वर्कर्स, PTI के उहदेदारान, जिम्मेदारान, लोगों के घरों में, कैन यू इमेजिन कि आज मुझसे एक TV चैनल के सहाफी ने रब्ता किया, जो हमारा ऑब्वियसली हम रहते हैं इलाकों में, सहाफियों से हमारा एक अच्छा ताल्लुक है, तो उस अच्छे ताल्लुक की बुनियाद पे उन्होंने उसको PTI की लिस्ट में डाल के सुबह अरेस्ट कर लिया कि जी आप PTI के वकील, आप 8 को बाहर ना निकले। उसने कहा भाई मैं सहाफी हूं और फिर बड़ी गारंटीज के ऊपर कि मेरा काम सहाफत है, नहीं तुमने थाने आना है, तुमने ये करना है, तब जाके शाम को उसकी ऐसे डेस्परेट हो गए, ऐसे बेहयाई कर रहे हैं, इस किस्म की बेशर्मी कर रहे हैं। मतलब है कि इतने कमजोर लोग हैं। इनको हैरानगी यही है कि पूरे 1.5 साल से कुट रहे हैं, फट के PTI कुट के नाश मारे हैं, मगर फिर निकल आते हैं। तो भाई हक सच के साथ खड़े हुए जो लोग हैं वो नुकसान बर्दाश्त करते हैं, बट फिर अपनी हिम्मत के मुताबिक फिर सर उठाते हैं। शेख साहब, आज स्पीकर नेशनल असेंबली ने देखिए एक मज़ाकरात की एक तरह से ऑफर ही दी है। वो कहते हैं कि देखिए हमने तो कमेटी तहलील नहीं की और वो अभी भी समझते हैं कि रास्ते खुले हुए हैं, हमसे राब्ते में भी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब एक सख्त आदमी है, वहां से पहले आप लोगों को सिग्नल मिल जाए तो हमारे दरवाजे खोले, आइए और बात करते हैं। तो ये स्पीकर को अभी इस बात की इतनी लेट समझ आई है। स्पीकर को बात समझ नहीं आती या बात समझना नहीं चाहते हैं। जब ये मुज़ाकराती कमेटी बनी थी, पहली, दूसरी, तीसरी नशिस्त हुई, तो एक बात हमने बारहा कही कि आप हमें एक्सेस दें इमरान खान साहब से मुलाकात करने की, ताकि हम फ्रीक्वेंट उनके साथ कंसल्टेशन कर सकें, ताकि मुज़ाकरात जो है उसका अमल एक अच्छी रफ्तार से आगे जा सके। ये तो मुलाकात नहीं करा सकते। उसको इरफान सिद्दीकी और सनाउल्लाह को टीवी पे कहना पड़ा कि हम वादा कर चुके हैं अपोजिशन से, अब अगर गवर्नमेंट न मुलाकात कराए तो हमारी बड़ी इंसल्ट है। इसमें रोना धोना शुरू कर दिया था उन्होंने टीवी के ऊपर। ये इनके हालात थे। उसके बाद इसी कमेटी के साथ आप बात कर रहे हैं तर्जुमान के मदरसे और घर पे हमला करते हैं आप पुलिस से। हमने तो कोई चीज नथी नहीं की थी। हमारी आप संजीदगी देखें कि खान साहब को नाक 14 साल सजा भी हुई, हमने कहा बाहर नहीं आएंगे मुज़ाकरात से, नहीं आए। इन्होंने कहा मिलने देने में लेट होगी, पहले आप लिख के दें। खान ने कहा मिलो ना मिलो लिख के दे दो। यही संजीदगी होती है। पहली, दूसरी, तीसरी नशिस्त फ्री फ्लोटिंग सिचुएशन तो कोई नहीं है, मैं टोरी रखो। अब ये हमें कहानियां रोज टीवी में, हमने तो कमेटी बना के रखी है, बट तुरंत थोड़ा दिल नहीं है, मुनाफिकत कर दे, हिपोक्रेसी है, नॉन सीरियस एटीट्यूड है। ऊपर से आप कहते हैं कि हम बैठे हैं, किस लिए बैठे हो? नहीं, लेकिन आप उनको नॉन सीरियस कह रहे हैं शेख साहब। वो तो कहते हैं आप ही लोगों ने तो पहले ऐलान किया था ना कि हम मुज़ाकरात खत्म कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि जब आप हमारे मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमानों के मदरसों पे हमला कर रहे हैं, जब आप इमरान खान साहब तक हमारी एक्सेस क्लियर नहीं कर रहे हैं, जब आप जुडिशियल कमीशन का तीसरी नशिस्त में 7 दिन देने के बावजूद अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं, अनाउंस करें, नोटिफिकेशन करें, TOR हम चौथी नशिस्त में बैठ के तय कर लेते, उसकी आप फॉर्मेशन तो क्लियर करते ना। तो उसके बाद हम चलते रहे, बस ये कौम को उल्लू बना रहे हैं क्योंकि दे आर एंगेजिंग ऑपोजिशन
in the name of negotiations. Oh, this won't happen. We will not be fooled by this government. अच्छा, तो अब ये जो फिर ओपन लेटर लिखा गया या पता नहीं लेटर इरसाल किया गया, क्योंकि सिक्योरिटी जराये की जानिब से कहा गया उन्हें ना दिलचस्पी है ना उन्हें मिला, लेकिन इस लेटर के हवाले से लेटर था जी, ओपन लेटर था। देखें, ये तो मैं इन तफसीलात में नहीं जाता कि क्या जवाब आया। एक जराये से जवाब था, वो जराये के जवाब के बारे में जितना हम कह सकते हैं मुसद्दक़ा है, उतना ही हम कह सकते हैं गैर मुसद्दक़ा है। मगर आप फिर कहेंगे जी हर चैनल को यही जराये आए थे, तो चैनल वालों से कहें हिम्मत कर लें, फिर जराये का नाम ले दें। हर चैनल को एक ही पट्टी आई और एक ही तरह की पट्टी आई, उस बहस में जाने का फायदा ही कोई नहीं है कि ये कोई इंटरेस्टेड है नहीं है। बात ये है कि उस लेटर में कंसर्न शो की गई है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, कुछ चीजों को कंडेम किया गया है, कुछ पॉलिसी पर नजरसानी के लिए कहा गया है। अब फॉर्मर पॉलिटिकल मतलब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अगर अपने मुल्क के आर्मी चीफ को ये चीजें लिख देता है ओपन लेटर में, तो कॉन्टेक्ट्स उन तक पहुंच गए जिनको उन्होंने एड्रेस किया था। बस बात तो यही होती है कि अपनी जो तशवीश है वो लोगों तक पहुंचा देना, पहुंच गई। बस अब हमारा कंसर्न तो यही था, हम तो जेल में बैठ के मेरा कायद यही कर सकता ना, और क्या करना था। आपने कहा पहुंचा दी गई, हुकूमत ये कहती है कि वो एनआरओ मांग रहे हैं, अब उन्हीं से दोबारा कह रहे हैं कि प्लीज हमारी बात सुन लें। हुकूमत को कहे कि अपने तालीम के ऊपर और तहकीक के ऊपर जोर दे, उस खत को पढ़े। जो आदमी खड़ा है और जिसने बाहर निकलने से इनकार किया, जिसने 3 दफा डील को जो है ना की है, जिसने कहा कि जब तक मेरे सारे असीर नहीं निकल आते मैं बाहर नहीं निकलूंगा। तुसी लोग बड़े ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਸ ਹੋ ਤੇ ਖਾਨ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਤਰ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਡੀਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। Any day if he wants to come out, he can come out tomorrow. They'll be thrashed like anything, this PDM government. अगर खान साहब वो कर दे जो इनसे तवक्को की जा रही है, तो वो ऐसे नहीं है। वो तो कौम के बच्चों के लिए अंदर बैठे हैं, डील नहीं करना चाहते हैं। वो कहते हैं जो आपने कहा ना कि डील कैन हैपन, पाकिस्तान, हाँ, आप कहते हैं डील कैन हैपन एनी डे, इट कैन हैपन टुमारो, अगर उनसे जो तवक्को की जा रही है वो कर दे। तो ये जो तवक्कुआत है इसके हवाले से भी बड़े मुख्तलिफ किस्म के बयान आए हैं, लेकिन आप क्योंकि मरकजी सेक्रेटरी मैं आपको बताऊं, बड़ी बात आपने कर दी है, बड़ी अच्छी बात कर दी आपने। जितने मुंह है उतनी बातें, जो मुंह चुकता है अपने मुंह तो एक नवी इंटरप्रिटेशन दे देता है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो मादल के साथ नाराज ना होइएगा, चाहे को हमारे बहन भाई जो मीडिया में कुछ बैठे हैं, जोड़ा जितों कोई सनसनी मिले है जो कहना है, क्या बात नॉनसेंस। मतलब है कि 10,000 बंदों से बात करो, वो 10,000 डीलें लिए फिर अजी खान के वो ये हुआ। सीधी सीधी बात है, खान ने खुद कह दिया अपने मुंह से, अटक में कहा गया था कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं 2 साल के लिए, सिस्टम को चलने दे। उसके बाद यहाँ पे कहा गया था बिलवास्ता, ये खान की स्टेटमेंट्स में आपको दोहरा रहा हूँ। जब खान ने स्टेटमेंट दे दी, डजंट रियली मैटर कि कौन क्या कह रहा है। इन सारे आइंस्टाइन्स को अपने इर्द गिर्द मोहल्ले की खबरों का पता कोई नहीं होता, और ये सारे तबसरे कर रहे होते हैं जी खान की वो अलहदगी के अंदर बातों में कौन सी चीज निकली। उन्होंने कहा कि मुझे कहा कि तुम लोग बनी काला है कहीं शिफ्ट हो जाओ, उन्होंने उस पर भी इनकार कर दिया। दैट्स ऑल। यानी बात ये है कि ठीक है तू सानू छेड़ ना, तू खामोश रहे, तू तंग ना कर। यही ये पीडीएम की हुकूमत चाहती है, यही वो कन्वे करवा रहे हैं बार बार। तो इस तरह तो नहीं हो सकता। आप जुल्म करेंगे, जबर करेंगे, हमारे लोगों को तंग करेंगे, शहीद करेंगे, अशीर करेंगे, तो फिर अगर खान ही चुप बैठा रहेगा या पाकिस्तान तरीके इंसाफ चुप रहेगी, तो हमारे साथ खड़ा कौन होगा फिर? तो हम अगर अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो ठीक है। यानी हुकूमत चलने दी जाए, असल चीज ये है, खामोशी इख्तियार करें, आ जाए बाहर और हुकूमत चलने दी जाए। लेकिन अब आप लोग क्योंकि मुख्तलिफ ऑपोजिशन जमातें मिल रही हैं, असद कैसर साहब ने अपने घर पे भी मदऊ किया था, मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी और दीगर ऑपोजिशन के लोगों को भी। मुझे ये बताइए कि उसके बाद ही यानी गुज़िश्ता रात आपने देखा कि वजीर आजम भी गए एहसन इकबाल साहब के साथ, अता तारड़ साहब के साथ। क्या हुकूमत में एक किस्म की घबराहट है कि मौलाना साहब शायद आप लोगों के साथ मिल जाएं? घबराहट, इनकी नींद आराम हो गई है, इनकी लतें जो है वो जैसे वो जो एक्सप्रेशन है जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था, इनके साथ वो हो रहा है सारा कुछ। काम पे टांग गई है या क्या कहते हैं इसको। कहने का मकसद ये है कि उनको तो नींद नहीं आ रही है, परेशान हो गए हैं कि इन हालात में जिस वक्त मुल्की हालात इतने खराब हैं और महंगाई ये कहते हैं जो कम हो गई है, उसी अखबार में साथ ही एक खबर लगी होती है जिसमें वो कहते हैं कि रोजमर्रा की अशिया, सब्जी, घी, चीनी, इनकी प्राइसेस अप हो गई। और साथ वजीर आजम का बयान होता है कि ओ जी बड़ा कम हो गया, महंगाई घट गई, तो सिंगल फिगर आ गया। इस किस्म की झूठी फिगर्स दे दे के लोगों को ये जो है वो मिसगाइड करते हैं। कहने का ये मकसद है। और जो टर्मोइल है, जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, उसके अंदर बिल्कुल एक को बहुत पड़ रही है कि अगर सारी अपोजिशन जमात जो है, जो अभी तक सिर्फ जमातें इत्तफाक कर रही हैं, अगर ये इत्तफाक किसी इत्तेहाद में तब्दील हो जाता है तो इनके लिए तो फिर हालात खराब है। क्योंकि जब इत्तफाक इत्तेहाद में तब्दील होता है
तो फिर उससे तहरीकें जन्म लेती है और यू नेवर नो व्हाट विल हैपन टुमारो। सो आज मैं बहुत ज्यादा ओवर एम्बिशियस या वो बात नहीं करूंगा, पर मैं ये कहूंगा कि इत्तेफाक इज द फर्स्ट स्टेप। दैट्स व्हाई मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर को चल के उनके घर भूखे देने के लिए आना पड़ा। ये ठीक है, ठीक है। आपने कहा इत्तेफाक को इत्तेहाद में बदलना, जाहिर है ये मैटर करेगा। मौलाना साहब से कितनी तवक्कुआत है, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम में आपने देखा वो बहुत नाराज थे, लेकिन बिलाखिर फिर सबसे मुलाकातें करके और उन्होंने इसके ऊपर बड़ा काम भी किया, और आप लोग 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ हैं। आप समझते हैं मौलाना साहब आप लोग का साथ देंगे? देखिए, हमने खान साहब की हिदायत के मुताबिक सबको आवाज देनी है, जो प्रो डेमोक्रेसी है, प्रो ह्यूमन राइट्स है, रूल ऑफ लॉ के लिए बात करते हैं, जो इस निजाम के खिलाफ बात इस तरह करते हैं कि इस निजाम की तरफ से होने वाली ज्यादती और जबर के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं। तो हमने सबको रीच आउट किया है और सबसे इत्तेफाक पैदा किया है। अब लेट्स सी कौन हमारे साथ चलेगा, ये तो वक्त बताएगा, मगर वी डोंट लूज होप एंड विल कीप ट्राइंग। वी वुड लाइक कि तमाम ऑपोजिशन शुड बी यूनाइटेड एंड एलाइड टू पुट यूनाइटेड फ्रंट। ओके, अब ये लास्टली आई वुड लाइक टू आस्क यू कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान के जो ट्रांसफर हुए उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा यह खुशाइंद है, क्योंकि हर सूबे से एक रिप्रेजेंटेशन हो गई। हुकूमत कहती है अकॉर्डिंग टू 26th अमेंडमेंट हुआ है, कोई मावराए आइन नहीं हुआ या कानून के खिलाफ नहीं हुआ। आप लोगों के क्या तहफ्फुज़ात हैं कि इसको इस हद तक उजागर किया जा रहा है कि जैसे कि कोई मैनेज हो रहा है? तो सर बड़ी छोटी गल की थी, ये छोटी से मुराद है। आपने एक नुक्ता उठाया बीच में, मैं आपको बता देता हूं, हमने तो पूरी 26वीं तरमीम को चैलेंज किया हो। हम तो 26वीं तरमीम के खिलाफ हैं, जिसकी रूह से ये सारे चीजें जो है आगे पैदा हो रही हैं, और जब हम बुनियाद के खिलाफ हैं तो उसकी बुनियाद से पैदा होने वाली हर चीज के भी खिलाफ हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया शेख वरम साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। यहां पर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो बात करेंगे 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। वेलकम बैक। 26वीं आईनी तरमीम के बाद वो हालात नहीं थे वकला बरादरी की जानिब से जो इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं, खुसूसन जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की ट्रांसफर किया गया। उसके बाद इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की जानिब से भी आप देख रहे हैं किस किस्म का एहतजाज की बात की जा रही है। हामिद खान साहब कहते हैं कि लाहौर में वकला बरादरी तैयार है, और अब तो कराची बार एसोसिएशन की जानिब से भी कहा गया गुज़िश्ता रोज के काफिले की सूरत में इस्लामाबाद जाएंगे। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए इन्फोकस यासीन आजाद साहब चेयरमैन हैं पाकिस्तान बार काउंसिल एग्जीक्यूटिव कमेटी के, बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। यासीन आजाद साहब, बात तो अब हमने देखी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस के ट्रांसफर हुए हैं उससे वकला बरादरी में एक तकसीम नजर आती है। मुनीर मलिक साहब जो कि आप लोगों के साथी थे वकला तहरीक में, उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि उस वक्त तो सिर्फ एक चीफ जस्टिस का मामला था, अब तो पूरी अदलिया मुतासर हो रही है। देखें, मुनीर मलिक साहब का पॉइंट ऑफ व्यू अपना है। चौधरी इफ्तिखार की जो मूवमेंट थी उसमें पाकिस्तान बार के वकला यूनाइट थे, सिविल सोसाइटी के लोग अपनी जगह पे मौजूद थे, मीडिया के लोग मूवमेंट के साथ थे, और स्ट्राइक की कॉल देने से पहले आपको ये सोचना होगा कि क्या जिस चीज़ की कॉल वो दे रहे हैं, मुनीर मलिक साहब हों या हामिद खान साहब हों, जो भी कॉल दे रहे हैं, उनको इस बात का बाखूबी अंदाज़ा है कि सबसे जो बड़ी बॉडीज़ हैं पाकिस्तान बार काउंसिल है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, और बाद में सूबाई बार काउंसिल, और ये हैं। क्या इस वक्त जो जिस प्रोसेशन की कॉल दी गई है उसमें सुप्रीम कोर्ट बार शामिल है? नहीं शामिल। पाकिस्तान बार काउंसिल शामिल है? नहीं शामिल। तो आप पता नहीं, हामिद खान साहब चूँकि एक जमात से के सेनेटर भी हैं और अपने प्रोफेशनल ग्रुप के हेड भी हैं, तो वो अपना शौक अगर इस तरह से कॉल दे के सेशन निकालने चाहते हैं, इशारा दस्तूर पे जाने चाहते हैं, तो ये उनकी मर्जी है। हुआ ये है कि आपने देखा होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो हमारी बॉडी है सुप्रीम कोर्ट की जी, उसमें सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने विदाउट दी अप्रूवल ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी 26वीं अमेंडमेंट को चैलेंज किया, और वो उसके खिलाफ बाकायदा एक्शन लिया गया और वो मामला ख़त्म कर दिया गया। सेक्रेटरी साहब को ये पता होना चाहिए थे कि जब कोई पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जाती है तो पहले सुप्रीम कोर्ट बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी से अप्रूवल चाहिए, फिर जाके आप किसी अमेंडमेंट को चैलेंज कर सकते हैं।
इंडिविजुअली आप कोई कर सकते हैं, लेकिन बीइंग ए सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार आप कोई पिटिशन फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, बहरहाल वो अपनी जगह पे एक मामला है। अब जो सूरत हाल है कि हामिद खान साहब या मनीर मलिक साहब जितने भी हैं, ये हमारे पुराने दोस्त हैं जो चौधरी इफ्तिखार के मूवमेंट में हम सारे एक साथ थे जी। आज वो पूरी के पूरे लोग क्या इन लोगों के साथ हैं। हम किसी पार्टी का एलाकर नहीं बनने चाहते, और मैं ये कहता हूँ कि प्रोफेशनल बॉडीज को जो अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन की बिना पर यूज़ नहीं करना चाहिए, और इससे ना तो उनकी कोई स्ट्राइक कामयाब हो सकती है, ना कामयाबी के कोई इम्कानात हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त उनके साथ नहीं खड़े। अच्छा ठीक है, चलिए वो क्यों ये बात करने चाहते हैं अच्छा, ये आप जो कह रहे हैं ना यासीन साहब के नहीं खड़े हैं, और इसमें वकला बरादरी जो है वो मुत्तहद नहीं है, और जो ये इस वक्त कर रहे हैं उनकी कोई ना कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है। लेकिन अब मैं आपसे बात करती हूं, जो एतराजात उठाए जा रहे हैं वो ये कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस किस्म से जजेस का ट्रांसफर किया गया उससे तासुर ये मिलता है कि एक पर्टिकुलर जमात के केसेस हैं उनको मैनेज करने के लिए अदालत को मैनेज किया जा रहा है। इसका जवाब यह है कि आइन का आर्टिकल 200 पढ़ लें, और 26वीं अमेंडमेंट में भी ये बात आई है। माजी में मुझे इतना याद है कि सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस अजमल मियाँ साहब को चीफ जस्टिस बना के बलूचिस्तान भेजा गया, वहाँ के एक सीनियर पीएनई जज को ट्रांसफ़र करके सिंध हाई कोर्ट में भेजा गया। नासिर असलम जायद साहब सिंध हाई कोर्ट के जज थे, उनको उठा के शरीयत कोर्ट भेजा गया। तो आइन का आर्टिकल 200 बिल्कुल क्लियर है कि ट्रांसफ़र पे किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, और उस जजमेंट में ये बात तय हुई कि आइंदा किसी भी जज को एक सूबे से दूसरे सूबे में अगर भेजा जाएगा तो उस जज की कंसेंट चाहिए। बिल्कुल। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 3 जज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए हैं, क्या उनकी कंसेंट ली गई? और कंसेंट के अलावा जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान की कंसेंट है, जिस सूबे से जजेस गए वहाँ के चीफ जस्टिस की कंसेंट है, और इनकी कंसेंट से वो अगर लोग वहाँ गए हैं तो फिर बाहर मुझे जो लोग का कहते हैं कि जी ये गलत है, उनसे मैं ये पूछता हूँ कि आइन का आर्टिकल 200 को आप कहाँ छोड़ेंगे, उसको उठा के ख़त्म कर दें। तो आइन का आर्टिकल 2 आज भी इंडिया में अगर चले जाएं तो एक सूबे से दूसरे सूबे में चीफ जस्टिस भी ट्रांसफ़र होते हैं, जजेस भी होते हैं। अब बात का डिमांड ये है कि उनका वहाँ ओथ होना चाहिए या ये होना चाहिए। जी, वो तो सवाल ये पैदा होता है कि जो सीनियर जज, वो खत है ना आपका, मैं तो खत की बात नहीं करता, मैं कानून और आइन की बात करता हूँ। अब वो जो खत है, अब मैं उस जमाने में जुडिशल कमीशन में था, सरफराज डोगर साहब इन तमाम जजों में सीनियर मोस्ट आते हैं फारूक साहब के बाद। अच्छा, फारूक साहब जाहिर है कि शायद उनकी अपॉइंटमेंट अधिवेशन जो सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, तो अब ये कहना कि ये लोग आएंगे और पॉलिटिकल मामलात को तो जो है ना खराब करेंगे, केसेस को खराब करेंगे, ये कहाँ की रट लगाई हुई है पीटीआई के लोगों ने कि जो चीज़ उनके फेवर में जाए वो बहुत अच्छी है, जो उनके खिलाफ जाए वो गलत है। वकीलों की जिम्मेदारी यह है कि वो अपने पॉलिटिकल एफिलिएशन को एक साइड पे रखें। अगर कोई मूवमेंट चलानी है, तमाम दोस्तों को इत्मीनान में लें। अगर कोई ऐसी बात है तो हम सब मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब 26वीं अमेंडमेंट इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज है, कई पिटीशन पेंडिंग है, मामलात अपनी जगह पे है, जजेस की ट्रांसफर का मामला है। 10 तारीख को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की अपॉइंटमेंट हो रही है, और वो एक किस्म का असूल तय किया गया है कि जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं हाई कोर्ट के, उनको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे। तो क्या जिन जजेस को आप यहाँ से लेके जाएंगे उन पे ये शक करने का आपको इख्तियार है कि वो जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट की शक्ल बदली हो जाएगी, यासीन आज़ाद साहब देखिए, आपको याद होगा ज्यादा दूर की बात नहीं है जब ये पनामा वाला केस हुआ था नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, और फिर आप ही ऑन रिकॉर्ड मेरे ही साथ नशिस्त में कई बार कह चुके कि सुप्रीम कोर्ट को मैनेज किया गया, आला अदलिया को मैनेज किया गया, और उनके खिलाफ सजाएं जो हैं वो दी गई, उनकी साहबजादी के खिलाफ। तो क्या आज मैं अगर आपसे पूछूं, क्योंकि ये देखिए जुडिशरी में डिवीजन नजर आती है, इससे किनारा कशी इख्तियार करना गलत होगा। आप समझते हैं कि वो मैनेजमेंट जो उस वक्त की गई थी अब कोई मैनेजमेंट नहीं होती, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान की जानिब से खत भी लिखा गया था ना, जिसमें इस मदाखलत का जिक्र भी किया गया था। आई एम जस्ट आस्किंग यू अ प्लेन क्वेश्चन, अब नहीं होती ये मदाखलत, अब सब कुछ बेहतर है अदलिया के मामलात में? देखिए, मैं जुमला बेहतर का तो नहीं कहता,
मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल वाज़ेह है कि माजी में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वक्तन फ़क्तन जो फैसले किए हैं, बहुत सारे फैसलों से मैं डिसएग्री करता हूँ। आज दिन तक सुप्रीम कोर्ट हो, जितने मार्शल लॉ इस मुल्क के अंदर आए हैं, क्या मेरे सुप्रीम कोर्ट ने किसी मार्शल लॉ को गैर कानूनी डिक्लेयर किया? आज दिन तक नहीं किया। तो ये कहना कि मैनेज हो जाएगा या ये हो जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन आदमी उधर जाता है, कौन गलत करता है, कौन सही करता है। हम वकला बरादरी के लिए और स्पेशली मेरे लिए ये बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल है कि माजी में भी हम 6-7 सदूर गए, उस वक्त हामिद खान साहब हमारे साथ नहीं गए। हमने उमर अत्याल बदियाल साहब को, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कहा कि मेहरबानी करके फुल कोर्ट बनाएं, मामलात को ले चलें। उस जमाने में भी 3 जज बैठते थे और यही पीटीआई के हमारे दोस्त उन चीज़ों को अप्रिशिएट करते थे, उस वक्त इसके खिलाफ नहीं थे। हमारा कहना यह था कि वक्तन फ़क्तन जिस तरह आपने माजी में एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म को टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट सजा दे के घर भेज दिया, अकामा ग्राउंड पे मियाँ नवाज शरीफ को फारग करके घर भेज दिया, तो मैं तो अमूमन एक बात कहता हूँ कि हमारी अदलिया और हमारे जज साहिबान अगर आज़ाद होने चाहें तो इंसाफ की कुर्सी पे बैठने के बाद वो कानून और आइन के मुताबिक फैसला करें तो कोई आदमी उन पर शक नहीं करेगा। अब ये पार्टियों की लाइकिंग डिसलाइकिंग पे हम लोग जज साहिबान पे शकूक का इज़हार करना शुरू कर दें कि ये नए जज आ जाएंगे तो पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी। सपोज फर्ज करें सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब जो एक बेहतरीन जजों में शुमार होता है वो जाएंगे, तो वो क्या एस्टेब्लिशमेंट के साथ चले जाएंगे क्या? तो ये जजेस की जात पे वक्त से पहले शक करना ये गलत है, आप कह रहे हैं। लेकिन सर मेरा सवाल अब भी अपनी जगह मौजूद है और ये मेरा आखिरी सवाल है कि 26वीं आईनी तरमीम पर, क्योंकि जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोतरज़ है, बाकी तमाम पार्लियामान ने मिल करके किया है, उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी इनपुट थी। आप इस आईनी तरमीम के बाद ये समझते हैं अदलिया आज आज़ाद है? देखें, जहाँ तक 26वीं अमेंडमेंट का ताल्लुक है, मेरा अपना मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है कि पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार है। ठीक। और अगर पार्लियामेंट ने जब कानून साजी की तो हमारी अदलिया के तमाम जज साहिबान ने क्या उस आईनी अमेंडमेंट को ज़हनी तौर पर एक्सेप्ट करके जो कुछ हुआ कबूल किया? अब बहुत सारी पिटीशनें इस वक्त 26वीं अमेंडमेंट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और वो पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने डिसाइड करनी है। ठीक है। तो फिर अगर वो 26वीं जो अमेंडमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है और वो मामला सब जुडिस है, तो फिर शरअ दस्तूर पे आके जलसे जुलूस करने की आपको क्या जरूरत पड़ गई? जाए ना सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करने दें, वो तय करें कि 26वीं अमेंडमेंट में कोई आर्टिकल ऐसा मौजूद है जिसमें लोगों के बुनियादी हकूक को बुरी तरह से मुतासर किया गया हो और अदलिया की आज़ादी पर या अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म के कोई मुतासर किया हो इस 26वीं आईनी तरमीम ने। ठीक है यासीन, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये जो तरीकाकार है जी, इसको आप समझते हैं कि ये गलत है। बेहद शुक्रिया यासीन आजाद साहब फॉर इन फोकस। यहाँ पर मैं एक ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद जब हम वापस हाजिर होंगे तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा के बयान के बाद जो रद्द अमल आया पाकिस्तान की जानिब से, वो काफी था और क्या बरवक्त था? वेलकम बैक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा पर अमरीकी कब्जे के बयान के बाद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से बिलशमूल पाकिस्तान की जानिब से रद्द अमल आया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं साबिक सिफारतकार हैं डॉक्टर मलिया लोधी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मलिया साहब, ये बताएगा कि सदर ट्रंप की जानिब से जो ये गजा पर बयान आया और उसके दूसरे दिन एक और बयान भी आ गया, तो ये काबिल अमल है कि नहीं? मैं उसकी तरफ वापस आऊंगी कि पाकिस्तान ने क्यों इतनी लेट बयान दिया, बट इज इट एक्चुअली, डू यू थिंक दैट ये रियलिटी की शक्ल इख्तियार कर सकता है? देखिए, अगर आप पूरी दुनिया का रद्द अमल देखती हैं तो दुनिया से तो सारी मुल्क जो हैं सिवाय इजराइल के, उन्होंने मजम्मत की है इस बयान की और यही पॉइंट आउट किया है कि ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। और आप देखें अगर मशरिक़ वस्ता में भी तो जिन ममालिक के नाम लिए हैं सदर ट्रंप ने कि उन्हें फ़लस्तीनियों को अपने मुल्कों में आबाद कर लेना चाहिए, उन्होंने भी इसको मुस्तरद किया है इस स्टेटमेंट को, इजिप्ट ने, जॉर्डन ने। और फिर आपने देखा होगा कि सऊदी अरेबिया की तरफ से भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आया है, उन्होंने भी रिजेक्ट किया है जी। सो हम जो देख रहे हैं वो ये कि सारी दुनिया की तरफ से मुखालफत है।
तो ये प्लान अनवर्केबल है, बिकॉज इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए जाहिर है उन मुल्कों के तावन की जरूरत होगी जहां पर ये ट्रंप कहता है कि फलस्तीनियों को भेजना चाहता है वो, और इजराइल भी उनको। तो मैं नहीं समझती कि ये वर्केबल प्लान है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक स्टेटमेंट है, बिकॉज इस स्टेटमेंट से जाहिर है ये चीज सामने आती है कि अमेरिका वापस अपने एक पुराने रोल पे जा रहा है, द रोल ऑफ इंपीरियल पावर, कॉलोनियल पावर, कॉलोनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, जिसका दौर खत्म हो चुका है। तो ये कहना कि जी हम इस मुल्क को टेक ओवर कर लेंगे, इसका क्या मतलब है? सही कि आप इस पे कब्जा करेंगे। और फिर मेरा ख्याल है अमेरिका को अपनी तारीख याद करनी चाहिए। तारीख अगर आप देखें तो जहां जहां इन्होंने कब्जा किया है वहां इनको शिकस्त हुई है। अफगानिस्तान 10 साल कब्जा, शिकस्त। इराक कितने साल वो वहां रहे, इतनी यानी कि सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री मशीन के साथ, नाकाम। बिल्कुल। वियतनाम नाकाम। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने जहां भी कब्जा किया वहां पर उनको शिकस्त खानी पड़ी। ओके। तो मैं समझती हूँ ये चीज भी जो है ये हमें मद्देनजर रखनी चाहिए। इतना आसान नहीं है just because Trump has just made that statement, which is outrageous. आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन एक गुमान ये जरूर होता है डॉक्टर साहिबा कि अभी भी जितने हमने देखा कि किस तरह से गजा के ऊपर मजालिम ढाए फलस्तीनियों के ऊपर, जिसमें अमेरिका ने भी साथ दिया इजराइल का, तो इसलिए ये सवाल जरूर बनता है कि तमाम तर लोगों की मजम्मत, दुनिया की मजम्मत के बावजूद हमने देखा कि इजराइल अमेरिका एक रहे। तो इस सारे मजम्मती और मुस्तरद करने के बावजूद ये क्या भरोसा है कि ट्रंप इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे? क्योंकि इजराइल के जो वजीर दिफा हैं उनका बयान भी आपके सामने है। सबसे बड़ी रेजिस्टेंस तो आएगी फलस्तीनियों से, तो बाकी दुनिया कुछ करे या ना करे, द पैलेस्टीनियंस विल रेजिस्ट ऑक्यूपेशन। उन्होंने हमेशा रेजिस्ट की है। अगर आप देखें जहां जहां से सीज फायर के तहत फौजें हटी हैं इजराइल की, वहां पर आप हमास का प्रेजेंस देखें, दे वर बैक। तो ये भी इजराइल का जो गोल था टू डिस्ट्रॉय हमास, वो भी नाकाम हुए इसमें ना। कमजोर जरूर किया हमास को, लेकिन उनको एलिमिनेट नहीं कर सके। तो मैं समझती हूँ कि ये आपकी भी बात सही है कि सवाल जो आपने उठाया है, ये मेरे तो ख्याल में कि दिस इज अ मोमेंट ऑफ ट्रूथ फॉर द मुस्लिम वर्ल्ड, फॉर द अरब वर्ल्ड। अब एक यकजहती के जरिए उनको भी साथ रेजिस्ट करना है इस किस्म के किसी प्लान की इम्प्लीमेंटेशन। अगेन आई विल से कि ये अनवर्केबल है। मैं नहीं देखती कि ये हो पाएगा। मलिया लोधी साहिबा, यहां पर हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं डॉक्टर मलिया लोधी, साबिक सिफारतकार। जस्ट दिस स्टेटमेंट ओनली अगर हम इसको देखें, व्हाट काइंड ऑफ पोटेंशियल ऑफ टर्मोइल इज इन द ऑफिंग? चलिए, रियलिटी तो बात की बात है। आपने भी कहा कि ये काबिल अमल ही नहीं है क्योंकि दुनिया भी मुस्तरद इसको कर रही है, लेकिन सिर्फ इस स्टेटमेंट से आप नहीं समझती अ लॉट ऑफ टर्मोइल कैन हैपन, स्पेशली उस जो अभी ट्रूस की बात हो रही थी या सीज फायर की जो बात हुई है, जिस पे कतर ने बड़ा अपना किरदार अदा किया है। क्या वो असरअंदाज नहीं होगा? मेरा ख्याल है आप ठीक कह रही हैं कि ये एक बहुत ही खतरनाक बयान है जिसको कि उसने दोहराया सदर ट्रंप ने। तो एक दफा नहीं कहा, 2 दफा कहा, डबल डाउन किया बकौल अमेरिकन मीडिया के। लेकिन इमीडिएट खतरा जो मुझे नजर आता है वो है जो इजराइल कर रहा है वेस्ट बैंक में। वहां भी एक मिलिट्री असॉल्ट इस वक्त अंडरवे है, लोगों को पकड़ा जा रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रही है, कत्लो गारत हो रहा है। डेंजर अब ये है कि वो वेस्ट बैंक को एनेक्स कर सकते हैं, कर लेंगे, और अगर वो करते हैं तो उनकी तवक्को ये है कि सदर ट्रंप अमेरिका जो है वो इंडोर्स करेगा, उनका साथ देगा। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि 2 स्टेट सोल्यूशन फिर कहीं भी नहीं रहेगा। देखिए, 2 स्टेट सोल्यूशन का तो एक इंटरनेशनल कंसेंसस है, बेतहाशा यूएन सिक्योरिटी रेजोल्यूशंस हैं जिसमें ये कहा गया है, रिकमेंड किया गया है कि एक ही हल है मिडल ईस्ट की सूरत हाल का, फलस्तीनी इशू का, और वो है 2 स्टेट सोल्यूशन, जिसमें कि आज़ाद फलस्तीनी रियासत कायम की जाए। लेकिन अगर वेस्ट बैंक पे कब्जा हो जाता है,
फॉर्मल कब्जा हो जाता है इजराइल का, और ट्रंप कहता है जी मैं इजराइल से ले लूंगा गाजा को, तो फिर तो 2 स्टेट सोल्यूशन तो खत्म हो जाएगी, फिर कुछ नहीं रहेगा वहां। लेकिन अगले चंद हफ्तों में हमें देखना है कि अमेरिका इस पे क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है, बिकॉज ट्रंप ने कहा है कि जो सॉवरेनिटी का इशू है वेस्ट बैंक के हवाले से, उस पे वो फैसला देगा अगले चंद हफ्तों में। ओके, तो डॉक्टर साहब पाकिस्तान के हवाले से बड़ी हमने देखा कि बड़े देर के बाद एक रद्द-ए-अमल आया, वो भी दफ्तर खारजा की जानिब से आया। हम समझते थे कि शायद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी फौरी तौर पर कुछ कहा जाएगा, तो क्या हिचकिचाहट क्यों है इस हद तक, जबकि हमारा तो फलस्तीन के हवाले से डे 1 से जो हमारी पॉलिसी है वो आज भी है। आप ठीक कह रही हैं, मैं भी बहुत मायूस हुई इस बात से कि देर से स्टेटमेंट आई। सऊदी अरेबिया की एकदम आ गई, फौरन आ गई, विद इन आवर्स आई। हमने पूरा एक दिन लगाया और फिर इतनी कमजोर स्टेटमेंट आई। लेकिन मेरी मायूसी सिर्फ हुकूमत से नहीं है, मेरी मायूसी और सियासी पार्टी से भी है। उनकी तरफ से भी तो देखें, मैंने तो किसी खास या मैं मिस कर गई हूँ, मुझे बताएं अगर मुझे गलतफहमी हो रही। मैंने नहीं देखी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने खड़े होके कहा हो। और देखें, ये तो एक असूल की बात है, और अगर आप कश्मीर पे यकीन रखते हैं कि कश्मीर को आज़ाद होना है एक दिन भारत की ऑक्यूपेशन से, तो क्या वही असूल अप्लाई नहीं करता पैलेस्टाइन में, जिस पे कि हमारा मौक़िफ़ रहा है 70 साल से ज़्यादा। तो एक असूल, मुझे तो अफसोस इस बात का है कि हमारे सियासतदान असूल को भूल चुके हैं, वो और कामों में लगे हैं। लेकिन जब इस तरह की बात होती है तो वो जाके या छुप जाते हैं या बोलते ही नहीं है बिल्कुल। तो क्या अफगानिस्तान से इनखला के बाद आप ये समझती हैं, अमेरिका के इनखला के बाद, कि मामलात अभी तक अमेरिका के साथ इतने ज्यादा अच्छे नहीं हैं और बस उसी प्रेशर में आकर जो है वो बड़ा केयरफुली वर्डेड, पहले पूरी दुनिया क्या रिस्पॉन्स दे रही है और उसके बाद हम उस रिस्पॉन्स पर आए हैं? आई थिंक आपने खुद बहुत अच्छा तज्जिया कर लिया है कि इतना शौक है कि किसी तरह से अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे हों। लेकिन देखें, ताल्लुकात तब अच्छे होते हैं, मुल्क उन मुल्कों की इज्जत करते हैं जो असूल पे खड़े होते हैं। जो अपीजर्स होते हैं ना, उनकी कोई इज्जत नहीं होती है। तो अगर किसी का ख्याल है हमारे मुल्क में कि ट्रंप को अपीज करके ताल्लुकात को बेहतर कर लेंगे, तो बहुत बड़ी गलत फहमी है। बिकॉज ताल्लुकात जो हैं वो मुफाद पे मबनी होते हैं, अपीजमेंट पे नहीं। और असूल अगर आप छोड़ देते हैं तो कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा फॉर बीइंग विद फोकस। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। कल इंशाअल्लाह 8 फरवरी विच मार्क्स अ ईयर आफ्टर 2024 इलेक्शन आपसे मुलाकात होगी। देखते हैं कि तहरीक इंसाफ ने जो एहतजाज का प्लान बनाया हुआ है, क्या वो उसी हद तक रहते हैं या मामलात कुछ और ज्यादा टकराव की तरफ जाते हैं। अल्लाह हाफिज।